की गतियाँ। लेकिन इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम लोग जो चैप्टर 1 और 2 पढ़ चुके हैं उनके PYQ हमने डिस्कस नहीं किए थे। ठीक है, तो पहले चैप्टर फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड जितने प्रश्न पीछे 2023 और 24 में पूछे गए हैं पहले उनको समझ लेते हैं, ताकि आप और भी ज़्यादा श्योर हो जाएं कि जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं वो बेस्ट है और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार से इसमें से प्रश्न बनेंगे वो चीज़ भी आप यहाँ पे सीख पाएंगे। तो आइए चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के PYQ पहले हम लोग समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। और आगे से हम ये बात ध्यान रखेंगे कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड प्रश्न साथ में ही डिस्कस कर लें। ठीक है, इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप ये समझ पाएंगे किस तरीके से प्रश्न इन्हीं छोटे छोटे चैप्टर्स से पूछ लेता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। एक एक प्रश्न को विद्युत तरीके से उसका आंसर कैसे साफ साफ इसमें दिया हुआ है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने, और ये प्रश्न बहुत पुराने नहीं है, सिर्फ 2023 और 24 के प्रश्न हमने लिए हैं, क्योंकि 2023 में 7-8 पेपर हुए थे, तो वो सारे प्रश्न उनमें पूछे गए प्रश्न प्लस 2024 का 21 जनवरी के प्रश्न वो हमने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। 2023 से बैक पे हम नहीं जाएंगे, उससे पीछे वाले प्रश्न नहीं उठाए हैं, इतने प्रश्न बहुत हैं। इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? तो ऑप्शन देखिए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? ये आपका चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन था। चैप्टर फर्स्ट में यहाँ पे साफ साफ हम लोगों ने पढ़ा था बृहस्पति, शनि और यूरेनस। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। तो इसका मतलब इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति, शनि और यूरेनस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। यह प्रश्न आपका चैप्टर सेकंड का है। क्वेश्चन कहता है भारतीय मानक समय किस मानक याम्योत्तर पर आधारित है? ठीक है, आइए इसका आंसर आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर साफ साफ हम लोगों ने पढ़ा था, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक समय किस मानक याम्योत्तर पर आधारित है, तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्व यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी कि पूर्व। यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को तब आप आंसर कर पाएंगे। प्रश्न कहता है एक रोल प्ले यानी कि नाटक में सौर मंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक दो समान कद और वजन, ये बस इसको ध्यान रखिएगा, दो समान कद और वजन के छात्रों को चुनता है। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रहों का अभिनव वे कर सकते हैं? तो दो ग्रह ये उनको बता रहा है जो ग्रह आपस में आकृति और आकार में समान हैं, उनका जो है कि नाटक ये प्ले किया जा रहा है। आइए इसका साफ साफ आंसर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इसका साफ साफ आंसर दिया हुआ है, जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए, है ना, शिक्षक दो समान कद और वजन, दो समान, तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति जो है वो लगभग पृथ्वी के समान ही है। तो यही वो दो ग्रह हैं जिनका रोल प्ले करने के लिए शिक्षक ने छात्रों को चुना है। तो वो हो जाएगा शुक्र और पृथ्वी। कौन हो जाएगा? शुक्र और पृथ्वी। तो यहाँ पे वो पृथ्वी और शुक्र ग्रहों का अभिनव कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जुड़वा ही हैं, इनको भी जुड़वा ही कहा गया है क्योंकि इनका आकार और आकृति लगभग समान ही है। ठीक है, प्रश्न हमारा क्लियर होता है। तो यह प्रश्न हमारा चैप्टर 1 का था। कितना अच्छे तरीके से चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर से ही इतना बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है आपका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप डैश पर खड़े होंगे। 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप कहाँ खड़े होंगे? इसको हमने उस दिन बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था।
अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर खड़े हैं, ये क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, इसका मतलब आप इक्वेटर पर खड़े हैं, इसका मतलब है कि आप विषुवत वृत्त पर खड़े होंगे। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। यहाँ से देखिएगा, प्रश्न बड़ा है थोड़ा, इसको देखिए। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है हमको। पहले ए को पढ़िए फिर आर को पढ़िए। ए कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। जो अभी मैंने पीछे जो गोला समझाया आपको, बस उसी से रिलेटेड ये भी प्रश्न पूछ रहा है। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे क्वेश्चन कहता है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। आइए इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो जो प्रश्न है वो प्रश्न इससे पूछा गया है, इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का हमारी पहली लाइन कह रही थी कि उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त है और उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। बिल्कुल, इसीलिए इसको शीत कटिबंध कहा गया है, बहुत ठंड होती है। यानी कि हमारा जो कथन ए है वो सही है। ओके, इतनी बात क्लियर है। और दूसरी बात फिर कह रहा था कि सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, यहाँ पे जब ऐसे सूर्य पड़ेगा तो ये तो सीधी रहेंगी, लेकिन यहाँ पे हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, ठंड अधिक होती है। यहाँ पे क्या होता है, ठंड अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी ही होती हैं। यही रीज़न है, यही कारण है, इसलिए यहाँ पे ठंड अधिक होती है। तो कारण भी सही है और कथन ए भी सही है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो ऑप्शन इसमें बी रहेगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। कारण तो ठीक है, समझिए पॉइंट को, कारण अलग होता है, किसी चीज का एक्सप्लेन अलग होता है, उसकी व्याख्या अलग होती है। व्याख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये होगा कि शीत कटिबंध में तापमान जो है वो बहुत ही कम होता है। रिजल्ट ये होता है उसका कि यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, जिससे उत्तरी ध्रुव वृत्त के क्षेत्र में ठंड अधिक होती है। ये इसकी व्याख्या है। ये कारण तो सही बता रहा है लेकिन व्याख्या नहीं बता रहा है। तो कुल मिलाकर के ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन आपके सामने था, इसका आपने सही आंसर चुन लिया, वो आंसर हमारा बी हो जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया भी था, उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न भी पूछा गया है। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चैप्टर सेकंड का अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष यानी कि 360 डिग्री पर घूम जाती है, अर्थात वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 30 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा। आइए इसका आंसर समझते हैं। वह प्रश्न यहाँ से बना है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। ओके, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में कितना घूमती है, 1 घंटे में 15 डिग्री। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणे 4 बराबर 60 मिनट, यानी कि 15 डिग्री पूर्व की बात हो रही है। पूर्व यानी कि ये वाली साइड इधर की, ठीक है, पूर्व की। तो ये 15 गुणे 4 यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे। मान लीजिए ये ग्रीनिच है, यहाँ पे जो समय हो रहा होगा, अगर यहाँ पे 12 बजते हैं तो पूर्व में समय क्या हो जाएगा, 1 घंटा आगे हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बज जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, घुमा दिया। इन्होंने कह दिया कि अगर दोपहर के यहाँ 12 बजते हैं तो फिर 30 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा, कितना, 30 डिग्री। 15 डिग्री में
1 घंटा आगे हो जाएगा, तो इन्होंने डबल कर दिया, 30 डिग्री पूछ रहे हैं। 30 डिग्री का मतलब है कि हम 2 घंटा आगे बढ़ा देंगे, 2 घंटा आगे बढ़ा देंगे। और जब 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, तो जब हम 30 डिग्री यहाँ पे कर देंगे तो 2 घंटा आगे बढ़ जाएगा। 2 घंटा आगे बढ़ने का मतलब ये है कि उसमें जब यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे 2 बज जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। प्रश्न कह रहा था कि भाई जब दो, मान लीजिए ग्रीनिश है, यहाँ पे दोपहर के 12 बजते हैं, तो 15 डिग्री पूर्व में क्या होगा कि 1 घंटा आगे, यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ 1 बज जाएगा 15 डिग्री। जब 15 डिग्री को 30 कर देंगे तो यहाँ डबल हो जाएगा, तो 2 बज जाएगा। कितना बज जाएगा? 2 बज जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 2 AM यानी कि 2 पूर्वाह्न होगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कहता है सूर्य पूर्व में उदय होता है। क्यों भाई सूर्य पूर्व में क्यों उदय होता है? इसके पीछे क्या रीजन है? पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, या फिर पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे लेता है? इसका रीज़न ये है, यानी कि सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। कहाँ? पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। मैंने पहले भी आपको बताया था, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है, पृथ्वी इस तरीके से चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो बी राइट हो जाएगा, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, इतनी बात क्लियर होती है? वेरी गुड। आगे प्रश्न बढ़ता है हमारा, और प्रश्न कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न कहता है कथन ABC एक ग्रह की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उस ग्रह की पहचान करें। कौन सा ग्रह है भाई? ये सूर्य से दूरी के हिसाब से ये तीसरा ग्रह है। ध्यान दीजिए, सूर्य से अगर दूरी की बात की जाए तो दूरी को लेकर के तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ये किसकी बात कर रहे हैं बताइए? ये मंगल की बात कर रहे हैं, बुध, शुक्र, या फिर ग्रह की पृथ्वी की बात करें तो सिंपल सी बात है, ये पृथ्वी की बात कर रहे हैं। यही जो है वह आकार में 5वां ग्रह है। ओके, और ध्रुवों के पास थोड़ी कैसी है? चपटी है। पृथ्वी कैसी है? ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी भी है। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ये सारी बातें पृथ्वी को इंडिकेट करती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका आंसर मैं आपको दिखा दूँ नहीं तो आप कहेंगे सर आपने इसका आंसर दिखाया नहीं। कहाँ पे है इसका आंसर? यहाँ पे है, साफ साफ सीधी सीधी लाइनें लिखी हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, यही तो पूछ रहा था। ये सेकंड ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन था यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यहाँ पे इसका आंसर साफ साफ दिया है, राइट आंसर हमारा पृथ्वी हो गया। अगला प्रश्न चैप्टर 2 का प्रश्न है, देशांतर यामियोत्तरों के विषय में हम सिर्फ बता नहीं रहे, आपको आंसर दिखा भी रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। देशांतर यामियोत्तरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सभी देशांतरीय यामियोत्तरों की लंबाई समान होती है। प्रमुख यामियोत्तर का मान 0 डिग्री होता है। भूमध्य रेखा 60 डिग्री देशांतर यामियोत्तर को निरूपित करती है। अब इसमें प्रश्न कह रहा है कि केवल ए सही है, बी सही है, बी सी दोनों सही है, ए सही है, कौन सा सही है? आइए आंसर देखते हैं। यहाँ पे इसका आंसर साफ दिया हुआ है कि अक्षांश यानी समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामियोत्तरों की लंबाई समान होती है। ये हमारा पहला ऑप्शन था, यानी कि ए हमारा राइट हो जाता है। सभी देशांतरी यामियोत्तरों की जो लंबाई है वो समान होती है, ए राइट हो गया। दूसरा ऑप्शन था प्रमुख यामियोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है। जी हाँ, प्रमुख यामियोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, इस यामियोत्तर को प्रमुख यामियोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। बी भी राइट हो गया। तो इसमें ए जो है कि जो ऑप्शन हमारा ए और बी है वह दोनों राइट हो गए। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सभी देशांतरी यामियोत्तरों की लंबाई समान होती है, प्रमुख यामियोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर होता है। ए और बी राइट हैं। सी इसलिए गलत है क्योंकि भूमध्य रेखा जो है ये 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। ये पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का काम करती है। भूमध्य रेखा को ही हम विषुवत रेखा भी
कहते हैं। ओके, तो ए और बी इसमें राइट हो जाता है। हम ऑप्शन क्या करेंगे, इसमें केवल ए और बी के साथ में चले जाएंगे। इतनी बात क्लियर होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने फिर उसी तरीके से प्रश्न है, नहीं ये वही प्रश्न है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि चैप्टर सेकंड का ही प्रश्न है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, या फिर इस वजह से अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है कि पृथ्वी झुकी हुई है, या पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ऐसा होता है, या फिर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण ऐसा होता है। यहाँ पे इसका साफ साफ आंसर दिया है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य क्या है कि वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जाती है। इसलिए इसमें ऑप्शन जो ए रहेगा हमारा वह राइट हो जाएगा, क्योंकि उष्णीय कटिबंध क्षेत्र में कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य जो है वो ठीक सिर के ऊपर होता है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो गया। अगला प्रश्न लीजिए। देखिए प्रश्न कहता है कि ग्लोब के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उचित विकल्प का चयन करें। कहता है ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब हमारे लिए उपयोगी तब होता है जब हमें पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना हो। ऐसा नहीं है, ये तो हम सबको पता है। हालांकि इसको देख लेते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो साफ साफ यहाँ पे दिया है कि ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अच्छा, ये लोग बिल्कुल क्वेश्चन में लाइन एज इट इज सेम टू सेम लाइन यहाँ से उठा लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। केवल ए ऑप्शन, ओनली ए इज द राइट वन, क्योंकि ऐसा नहीं कि तब उपयोगी हो जब हमें केवल एक भाग का अध्ययन करना हो। ये ऑप्शन हमारा गलत है। आगे बढ़ेंगे तो हमें नेक्स्ट प्रश्न मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमसे कहता है, देखिएगा हमारे सौर मंडल में, हालांकि ये प्रश्न में पहले भी मिला है, फिर प्रश्न पूछा गया है, हमारे सौर मंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? हमने आपको पहले ही बताया है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, यानी कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ये ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमें मिलेगा। यह प्रश्न हमारा चैप्टर 3 का है, इसको बाद में समझेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, और अर्थात घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में समय क्या होगा? देखिए यहाँ पे हमने आपको समझाया था, जब हम इधर चलेंगे तो हम 1 घंटा आगे हो जाएंगे, पश्चिम में चलेंगे तो 1 घंटा पीछे हो जाएंगे। ठीक है, 1 घंटा पीछे का मतलब है यहाँ पे 11 बजेंगे। कितने बजेंगे? 11 बजेंगे। ये प्रश्न देखिए सेम टू सेम यहाँ से उठाया गया है। ये जो यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की कहानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारे प्रश्न घुमा घुमा करके बनते हैं, इसको आप ठीक से समझिए। प्रश्न हमारा क्या था? पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में क्या होता है? 1 घंटा आगे बढ़ जाता है, और 1 घंटा आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे 1 बज जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया। क्या कर दिया? पूर्व की जगह पर इन्होंने पश्चिम लगा दिया। पूर्व की जगह पर पश्चिम लगा दिया, यानी कि हम इधर चलेंगे, और जब इधर चलेंगे तो फिर पश्चिम का जो समय होता है वो ग्रीनिच के समय से 1 घंटा पीछे हो जाएगा। ग्रीनिच के समय से 1 घंटा पीछे होगा। इसका मतलब है कि वहाँ पर 11 बज जाएंगे। भाई यहाँ 12 बजे हैं तो यहाँ पे 11 बज जाएंगे, 1 घंटा पीछे हो जाएगा। दूसरी बात अपराह्न पूर्वाह्न की बात है, तो यहाँ पे देखिए रात के 12 बजते हैं। रात के 12 का मतलब है कि 12 AM होगा, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 11 PM होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है, ठीक से पढ़िएगा, कि निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कहता है पृथ्वी मध्य में थोड़ी चपटी और ध्रुवों पर थोड़ी उभरी हुई है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। हमने पढ़ा है कि जो पृथ्वी है वो क्या है कि ध्रुवों पर चपटी है, बीच में उभरी हुई है। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और मध्य में क्या है? उभरी हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए है वो गलत है, बी सही है। तो हम किसके साथ में चले जाएंगे? ए गलत है लेकिन बी जो है वो सही है।
क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो आपको पता है गोल आकार की नहीं है। ये उत्तर, भाई ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है, तो ये उत्तर और दक्षिण इन ध्रुवों पर क्या है, इन ध्रुवों पर चपटी है, और जो बीच का क्षेत्र है यहाँ पे पृथ्वी हमारी उभरी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाता है। हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमसे कहता है क्या सेम प्रश्न हो गया लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, देखिएगा बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, ग्लोब के विषय में कौन सा कथन सही है। ग्लोब के बारे में पूछ रहा है। कहता है कि ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल यानी कि छोटा प्रतिरूप है। ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आइए देखते हैं। प्रश्न का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, और जो प्रश्न अभी हम पृथ्वी वाला डिस्कस कर रहे थे उसका आंसर यहाँ पे है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार की नहीं है। ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी, मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। अगला प्रश्न जो हमारा था ग्लोब वाला, पहला ऑप्शन कह रहा था कि ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल यानी कि छोटा प्रतिरूप है। तो ध्यान रखिएगा, ग्लोब पृथ्वी का लघु का मतलब है छोटा। ठीक है, लघु का मतलब क्या हो गया, छोटा हो गया। ओके, ग्लोब जो है वो पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया। अगला ऑप्शन उसमें था ग्लोब जो हैं वो विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। ऑप्शन बी भी हो गया, क्योंकि भाई बड़े ग्लोब भी होते हैं, छोटे ग्लोब भी होते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा था ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो इस तरीके से हमारे उसमें जो है कि ए बी सी 3 ऑप्शन हो गए। चौथा ऑप्शन उसमें था कि देखिए ऑप्शन 4 हमने नहीं पढ़ा था शायद, ये कहता है यह स्थिर और न घूमने वाला है। ये बात बिल्कुल गलत है। जो ग्लोब है वो घूमने वाला है, उसको हम घुमा घुमा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी तीनों राइट हो जाते हैं। ठीक है, ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल है। ग्लोब आकार प्रकार में भिन्न भी हो सकते हैं। ग्लोब पर देश, महाद्वीप, महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए, बी और सी तीनों राइट हो जाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न हमको यहाँ पे मिलेगा अगला। देखिएगा, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, आप पढ़ करके जाएंगे, उसके बावजूद भी भूल जाएंगे अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो। चैप्टर 2 का प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है कि देखिए भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच मीन समय 1 बजे अपराह्न है, 1 PM है। आइए इसका आंसर आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे हाईलाइट भी इसको किया हुआ है। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। प्रश्न यहीं से उठाया है इन्होंने, और यहाँ का जो समय है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। प्रश्न कह रहा था कि भारत ग्रीनविच के पूर्व यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर स्थित है। तो भारत का मानक समय क्या होगा अगर ग्रीनविच मीन समय जो है वो 1 बजे अपराह्न है। भाई ये जैसे मान लीजिए 1 बजे अपराह्न है, ये भारत का क्या है, ग्रीनविच टाइम है यहाँ पे, और यहाँ का जो समय है वो 1 बज रहा है, 1 बज रहा है। पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित है का मतलब ये है 5.5 घंटा आगे है। तो 1 में 5.5 घंटा ऐड कर दो, 1 प्लस ये 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट, तो 5 और 1 6 घंटा 30 मिनट आगे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बजेगा, 6:30 हो रहा होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है भारत ग्रीनविच के पूर्व यानी कि यहाँ पे 82 डिग्री स्थित है। यहाँ का जो समय है वो ग्रीनविच के समय से, यहाँ के समय से 5.5 घंटा आगे है। जो समय यहाँ पे हो रहा है वहाँ से यहाँ पे 5.5 घंटा आगे समय मिलेगा। अगर यहाँ 1 बज रहा है तो यहाँ 6:30 बजेगा, अगर यहाँ 2 बज रहा है तो यहाँ 7:30 बजेगा, यहाँ 3 बज रहा है तो यहाँ 8:30 बजेगा। तो आपको 5.5 घंटा ऐड करके आंसर बता देना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 में हमने 5.5 घंटा ऐड कर दिया तो हमारा 6:30 अपराह्न हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन।
बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपनी विशिष्ट लक्षणों से सुमेल किया हुआ है। बृहस्पति जो है यह बाहरी ग्रह है, सही है। पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं, वेरी गुड, ये भी सही है। शुक्र जो है ये चट्टानों से बना है और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। तीनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। तो ए बी सी यानी कि ए बी और सी जो हैं ये अपने जगह तीनों के तीनों सही हैं, ये अपनी विशेषताओं से संबंधित हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कहता है, ये जो प्रश्न है ये चैप्टर 3 का है, इसको हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न फिर आता है जो कि चैप्टर 1 से रिलेटेड है। कहता है चंद्रमा के बारे में कथन है, इनको पढ़ लीजिए। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। क्या ये ए और बी दोनों सही हैं या गलत हैं? कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, आइए समझते हैं। ये जो इतना बड़ा प्रश्न पूछा गया है वो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतनी दूर से पूछा गया है। प्रश्न कह रहा था कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ये पहला पॉइंट था, ऑप्शन ए। जी हाँ, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो हमारा राइट हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा था कि चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी की ओर चारों चक्कर लगाने में एक जैसा समय लगता है, यानी कि बराबर समय लगता है। तो जी हाँ, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है, यानी कि दोनों जगह समय जो है वो समान लग रहा है, एक जैसा बराबर समय लग रहा है। यहाँ भी 27 दिन लग रहे हैं इसको पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में, और इतना ही समय इसको लग रहा है अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में। दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो गए, यानी कि समय की जो बात थी वो भी क्लियर हो गई कि समय इसको बराबर लग रहा है और हमें पृथ्वी से एक ही भाग दिखाई भी पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों सही हैं। और यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी की ओर चारों चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लग रहा है, ये बी जो है ये सही व्याख्या कर रहा है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, तो ए की। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो गया। प्यारे दोस्तों, पहले हम प्रश्न ढूंढते हैं, सारे पीवाईक्यू पलटते हैं, ठीक है, फिर उन प्रश्नों का आंसर आपके चैप्टर में कहाँ पे है वो हम अंडरलाइन करते हैं, तब आप तक हम ये बात पहुंचाते हैं कि देखिए ये प्रश्न है और इसका आंसर इस लाइन से पूछा गया है। आप इसको इमेजिन करिए कि इसमें कितनी मेहनत लगती होगी और कितना समय लगता होगा। कि भाई हमने एसएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया, उसमें 60 प्रश्न होते हैं, उन 60 प्रश्नों को हमने एक एक प्रश्न पढ़े, फिर हमने देखा कि ये जो प्रश्न है वो चैप्टर 1 से पूछा गया है, ये प्रश्न चैप्टर 2 से पूछा गया है, ये प्रश्न चैप्टर 3 से पूछा गया है और इसका आंसर इस लाइन में आकर के हमें मिलेगा। ये हम क्लियर करते हैं, तब वो पॉइंट हम आप तक पहुंचाते हैं। हालांकि हमको चलो पता है कि चलो ये क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे फटाफट सॉल्व कर लेंगे, आपको भी करा देंगे, लेकिन आंसर हम बुक में आपको क्यों दिखा रहे हैं, इसके पीछे कारण ये है ताकि आपको ये श्योर हो जाए कि हाँ जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तरीके से इस पॉइंट से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि हमें सब कुछ पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। इसलिए इमेजिन करो, कल्पना करो कि ये सारा करने में हमको 60 प्रश्न पढ़ने में, एक एक क्वेश्चन को आंसर हमें बताने में कि यहाँ पे इसका आंसर इस लाइन से पूछा गया है, ये हम पहले क्लियर कर लेते हैं, कितनी मेहनत लगती होगी। और कितनी मेहनत आपकी लगती है एक लाइक करने में और एक सर वीडियो अच्छा है, आपका कंटेंट अच्छा है, इतना लिखने में आपको कितनी मेहनत लगती होगी। मुझे लगता है कुछ भी नहीं लगता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ना आप लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। तो देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे, क्लास अच्छी लग रही हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो लाइक और कमेंट आप करते चलिए, अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करते चलिए। अगला प्रश्न लीजिए भाई, देखिएगा। अगला प्रश्न है कि अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में, अच्छा ये प्रश्न चैप्टर 3 का है, इसमें इसको हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न फिर आ गया हमारा, जो कि कहता है कि ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर
क्या होगा, आइए समझाता हूँ। देखिए इसका आंसर यहाँ पे साफ साफ दिया है और हमने इसको पहले ही आपको अंडरलाइन करके बताया था। इसका मतलब है कि जब हम पढ़ा रहे हों और हमारे कंटेंट में जो हमने इस तरीके से हाईलाइट कर रखा हो उनको आप तुरंत लिखते चलिए, क्योंकि अक्सर हमारे ये प्रश्न वहीं से पूछे गए हैं जो हमने हाईलाइट किया हुआ है। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। भैया क्या होगा, दोपहर होगी। सिंपल सा प्रश्न है, 18 जनवरी 2023 को पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे आंसर हम क्या कर देंगे, दोपहर। ऑप्शन सी हमारा जो है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न से मिलिए। प्रश्न कहता है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है। 18 जनवरी 2023 का प्रश्न है। कर्क रेखा विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में, या फिर मकर रेखा होती है, या फिर इसमें उत्तर ध्रुव वृत्त है, या फिर दक्षिण ध्रुव वृत्त है। आइए समझाता हूं। भैया प्रश्न आपका यहां से पूछा गया है। इससे प्रश्न कह रहा था कि विषुवत वृत्त के, ये आपका विषुवत वृत्त है, ये क्या है, ये विषुवत वृत्त, ये लाइन विषुवत वृत्त है। इसके 66.5 डिग्री उत्तर में, उत्तर का मतलब है इस साइड चलो, इस साइड चलने का मतलब है 66.5 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है, कर्क रेखा या मकर रेखा। ना तो 66.5 डिग्री पे हमें कर्क रेखा नजर आ रही है, ना मकर रेखा नजर आ रही है। 66.5 डिग्री पे हमें क्या नजर आ रहा है, हमें 66.5 डिग्री पे उत्तर ध्रुव व्रत नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, 66.5 डिग्री पे उत्तर ध्रुव व्रत नजर आ रहा है। और दूसरी बात है कि 66.5 डिग्री पे ही दक्षिण ध्रुव व्रत भी नजर आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर जो सी था, उत्तर ध्रुव व्रत, वो राइट हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन, विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है, उत्तर ध्रुव व्रत, क्या है, आर्कटिक सर्कल। ओके, और दक्षिण ध्रुव व्रत ये कहाँ पे है, दक्षिण ध्रुव व्रत आपका जो है ये विषुवत व्रत में 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव पर पड़ता है। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमसे कहता है, प्रश्न क्या है कि क्षुद्र ग्रहों के बारे में नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें। क्षुद्र ग्रह के बारे में देखिए, ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, चैप्टर 1 का प्रश्न है। कभी कभार वे पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और इस पर गिर जाते हैं। क्या ये पॉइंट सही है। दूसरा है, ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। 3 ऑप्शन पढ़ लिए, आंसर इसका समझिए। क्या था पॉइंट हमारा, क्षुद्र ग्रह के बारे में है ये आपके सामने क्षुद्र ग्रह है। पहला ऑप्शन हमारा कह रहा था कि ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। जी हाँ, ये कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह, छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया, जिसमें ये कह रहा था कि सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, यानी कि ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा कह रहा था कि कभी कभार ये पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं। तो पृथ्वी के नज़दीक ये नहीं आते, उल्का पिंड आते हैं। जो उल्का पिंड हैं ये पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं। तो ऑप्शन बी गलत हो गया, क्योंकि वो क्षुद्र ग्रह के बारे में नहीं है। ऑप्शन सी हमारा कह रहा था कि ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये लिखा है, ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो गया। देखिए ये लिखा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, चक्कर लगाते हैं तो परिक्रमा करते हैं, ऑप्शन ए क्लियर हो गया। ये हमारा ऑप्शन सी लिखा है, ऑप्शन सी क्लियर हो गया। बी हमारा गलत है, क्योंकि बी में कह रहा है कि ये पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं। तो पृथ्वी के नज़दीक क्षुद्र ग्रह नहीं आते, उल्का पिंड आ जाते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन ए क्लियर है, बी गलत है, और इसके बाद जो ऑप्शन सी है वह भी हमारा राइट है। यानी कि इसमें क्या राइट हो जाएगा, ए और सी राइट हो जाएगा। ए और सी जो है वो सही है, बाकी को ऑप्शंस इसमें गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है, देखिएगा, चैप्टर 2 का प्रश्न कहता है कि कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पृथ्वी पर स्थानों को स्थित करने में विषुवत व्रत एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर कोई व्यक्ति विशेष अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। क्या सही है, क्या गलत है। आंसर यहाँ पे साफ साफ दिया है कि विषुवत व्रत जो है ये पृथ्वी पर
एक काल्पनिक वृत्त बनाती है और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। सेम टू सेम ऑप्शन यही था कि विषुवत वृत्त एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। जी हाँ, विषुवत वृत्त जो है वो एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। किसका? पृथ्वी पर स्थानों को स्थित करने का, यानी कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है विषुवत वृत्त। पहला ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया। दूसरी लाइन क्या थी कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप करके, ये हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें यहाँ मिलेगा, ये लिखा देखिए, ठीक है। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न में हमारा जो ऑप्शन ए है वह भी राइट है, जो ऑप्शन बी है वह भी राइट है, यानी कि ए और बी दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कहता है कि विषुवत वृत्त के बारे में दिए गए कुछ कथन हैं, इनको पढ़िए और सही बात बताइए। विषुवत वृत्त एक ग्लोब पर खींची गई वास्तविक रेखा है जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है। विषुवत वृत्त सबसे लंबा अक्षांश है। विषुवत वृत्त 180 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। 3 पॉइंट हो गए, आइए आंसर ढूंढते हैं। पहला ऑप्शन था हमारा कि जो विषुवत वृत्त है वो एक वास्तविक रेखा है। वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। क्या है? वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो कट जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कट जाता है क्योंकि वहाँ पे अगर वास्तविक की जगह काल्पनिक होता तो ऑप्शन हमारा सही हो जाता। दूसरा पॉइंट था कि विषुवत वृत्त सबसे लंबा अक्षांश है। तो देखिए यहाँ पे जो विषुवत वृत्त है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है, यानी कि ये सबसे लंबा अक्षांश हो जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, यहाँ से दूर जाएंगे तो अक्षांशों का आकार भी घटेगा, हालांकि उसको अलग रखिए। विषुवत वृत्त, अगला तीसरा ऑप्शन था सी नंबर कि विषुवत वृत्त जो है वो 180 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। नहीं, विषुवत वृत्त जो है वह 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। इसमें ऑप्शन जो हमारा सी है वो भी गलत हो गया। यह आपका प्रश्न था, ये वास्तविक रेखा नहीं है, ये काल्पनिक है। क्या है? यह काल्पनिक रेखा है, इसलिए ये कट गया। ये सबसे लंबा अक्षांश है, ये बात सही है। विषुवत वृत्त जो है वो 180 नहीं 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर सी कट गया, ए कट गया, बी बचा हमारे पास केवल, इसमें बी सही है। क्या सही है? सिर्फ बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। किस देशांतर को भारत के लिए मानक याम्योत्तर माना गया है? किसको माना गया है? तो हम अभी आपको दिखा देते हैं, पहले भी दिखा चुके हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भारत में 82 डिग्री को मानक याम्योत्तर माना गया है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन हमारा 82 डिग्री पूर्व, ठीक है। ऑप्शन पश्चिम नहीं, पूर्व, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट हो गया। आगे बढ़ेंगे। यह प्रश्न आपका 21 जनवरी 2024 को पूछा गया प्रश्न है। कहता है हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। किससे बना है? तो यह सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, इन सभी से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पे इसका आंसर दिया है सौरमंडल या सौर परिवार, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसका मुखिया सूर्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वह, यह भी प्रश्न आपका 21 जनवरी 2024 का क्वेश्चन पेपर देखिएगा, वहीं से पूछा गया प्रश्न है। ये कहता है पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। 3-4 बार इसको हम पहले भी बता चुके हैं, आपको पता होगा। ये प्रश्न आपका चैप्टर 2 में देखिएगा जा करके। अगला प्रश्न 21 जनवरी 2024 का प्रश्न है। कहता है एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अक्षांश का मतलब है जो इस तरीके से रेखाएं खींची गई हैं, देशांतर का मतलब है जो इस तरीके से रेखाएं खींची गई हैं, ओके। तो जाना जाता है ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? तो ये जो रेखाएं हैं वो पृथ्वी पर स्थान को ढूंढने में हेल्प करती हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होती है? देखिए नीचे लिखा भी है, सीटेट सोशल एग्जाम डेट 21 जनवरी 2024 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और ये आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने रहेगा। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है?
पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप जो है वह ग्लोब है। यह प्रश्न भी 2024 का है। यहाँ पे मैंने पहले भी दिखाया था, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों हमारे चैप्टर फर्स्ट और सेकंड से जितने प्रश्न बन सकते थे तो हमने सिर्फ 2023-24 के प्रश्न उठाए हैं। चैप्टर 3 अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही क्लास 40 मिनट की हो गई। तो अब हम चैप्टर 3 को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और आगे से जो चैप्टर हम करेंगे उसके क्वेश्चन साथ में ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न छूट रहे थे इसलिए हमने इसको डिस्कस किया कि प्रश्न छूट ना जाएं। अब आप भी समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये कंटेंट एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहीं से बनेंगे, आप ठीक से पढ़ लीजिए। ओके, क्लासेस हमारी कंटिन्यू रहेंगी और आप एक भी क्लास को मिस ना करें। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी रही आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि इन प्रश्नों को लाने में, आप तक पहुंचाने में, कंटेंट में ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच।